नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। हर सप्ताह की तरह 14 से 20 सितंबर 2020 का रोजगार और निर्माण का जो लेटेस्ट अंक है, इसके माध्यम से हम देखेंगे सप्ताह भर का करंट अफेयर्स, चाहे वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार या राज्यों से जुड़ा हो। सरकारी योजनाओं की जानकारी और सरकारी नौकरियों की जानकारी जो इस अंक में दी हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के शानदार क्रियान्वयन का साक्षी बना पूरा देश। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को मध्य प्रदेश में इंद्रधनुषी स्वरूप दिया गया है। किस तरह से इंद्रधनुषी स्वरूप दिया गया है, इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश ने आवास से 27 योजनाओं को जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आवास योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देते हुए 27 अन्य योजनाओं को भी जोड़ा है, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ गरीब हितग्राही को उजाला, स्वच्छ शौचालय और आयुष्मान भारत आदि योजनाओं का लाभ भी मिला है। श्री मोदी ने आवास योजना के अच्छे क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। ऑप्टिकल फाइबर की क्रांति। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के प्रयास हुए, जिसका लाभ मिल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने से सेवाएं बेहतर हो रही है। देश में 116 जिलों में 19,000 किलोमीटर का जाल बिछाया गया है। मध्य प्रदेश में भी 1300 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है, जो सराहनीय है। देश के 6 लाख गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले 2.5 लाख गाँवों तक यह कार्य पूरा हो गया है। इसे गाँव-गाँव पहुँचाने के लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर एक मकान के निर्माण में 125 दिन लगते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से मकान सिर्फ 45 से 60 दिन में बन गए। मध्य प्रदेश में जिस स्पीड से कार्य हुआ है, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही गति रही तो वर्ष 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्य प्रदेश का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह प्रवेशम कार्यक्रम, इसमें 16,440 ग्राम पंचायतों के 26,548 गाँवों में मनाया गया। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 1,24,92,394 लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन करवाया, जो योजना के प्रति जनता के उत्साह का प्रतीक है। प्रधानमंत्री देश की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर हर व्यक्ति के अपने पक्का मकान के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने सराहा हलमा पद्धति से बना घर। प्रधानमंत्री ने धार जिले के गुलाब सिंह आदिवासी से स्थानीय बोली में संवाद शुरू किया। उन्होंने हितग्राही श्री गुलाब सिंह के अच्छा घर बनाने के लिए तारीफ की। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध श्री गुलाब सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली तो गुलाब सिंह ने कहा कि मेरा कुछ दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः मेरी ओर से मेरा बेटा बात करेगा। इस प्रकार से उन्होंने कुल मिलाकर हितग्राहियों से बातचीत की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तकनीकी प्रगति के लिए कार्य करेंगे आरजीपीवी और क्रिस्प। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री है मध्य प्रदेश की श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। इनकी उपस्थिति में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस यानी क्रिस्प के मध्य एमओयू हुआ। तो कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री है हमारी यशोधरा राजे सिंधिया, और क्रिस्प का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। तो आरजीपीवी और क्रिस्प के बीच में यह एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। इस अवसर पर श्रीमती सिंधिया ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत छात्रों, संकायों तथा हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न पहल के माध्यम से तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास के लिए यह निर्णय लिया गया है। दोनों संस्थान मिलकर तकनीकी लैब स्थापित करेंगे, जिसमें इंडस्ट्री 4, ई-व्हीकल, वर्ल्ड स्किल अकादमी, ब्लॉकचेन तथा मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक तकनीकों की जानकारी संस्था से साझा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश में एक रोल मॉडल के रूप में उभरेगा। नौजवानों को नौकरी देने के साथ रोजगार के अवसर भी खोलेगी सरकार। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही अटल एक्सप्रेस वे जैसी वृहद योजनाओं को गति दी है, जिससे चंबल क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। साथ ही वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले के मेहगांव में आयोजित विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिंड और मुरैना जिले के नौजवान अब अन्य
अब सैन्य बलों में केवल सिपाही नहीं बनेंगे बल्कि अफसर भी बन पाएंगे। खदानों में 75% रोजगार प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित किया। गौण खनिज खदानों के लीज धारकों को 75% रोजगार प्रदेश के मूल निवासियों को देना होगा। दागी अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध रेत खदानों को वैधानिक प्रक्रिया में भी लाया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना। मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल क्रांति से दिलवाई मदद। मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए बहुत कम समय में बेहतरीन कार्य किया है। पीएम स्वनिधि योजना में इस कार्य से अन्य राज्य प्रेरणा ले सकते हैं। सरकार ने स्वनिधि योजना में फूड स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी वालों को नेटवर्क से जोड़ा है। इन वेंडर्स को आसान प्रक्रिया से पूंजी देने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से बात की। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के योजनाबद्ध प्रयास जारी रहेंगे। गरीबों को सूदखोरों के चंगुल से निकालकर आर्थिक सहायता पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। पहले कागजों के डर से गरीब बैंक तक नहीं जा पाते थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 94,000 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांसफर हो या कोरोना काल में 20 करोड़ बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए जमा करने का कार्य, जरूरतमंदों की पूरी सहायता की गई है। श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था से अब गांव भी ऑनलाइन मार्केट से जुड़ जाएंगे। आगामी 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य होगा, जो एक तरह की डिजिटल क्रांति होगी। चिकित्सक से अपॉइंटमेंट और चेकअप का कार्य भी इसी प्रक्रिया से होगा। श्री मोदी ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू की गई है। देश में कहीं भी जाने पर व्यक्ति राशन ले सकेगा, अपने हक के साथ चलेगा। अब देख लेते हैं पिछले सप्ताह का तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल घटनाक्रम जो कि इस पेपर में दिया हुआ है। 5 सितंबर को क्या हुआ? चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों की मदद करेगी अब जापान सरकार। जापान की सरकार ने कहा कि यदि कोई जापानी कंपनी चीन को छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसे जापान सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी। जापान सरकार ने यह फैसला सप्लाई चेन और कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार चीन से भारत त्रस्त है उसी प्रकार जापान भी त्रस्त है, और जापान भी भारत की तरह ही चीन का पड़ोसी देश है। इसलिए भारत और जापान में मैत्री बहुत सारे मायनों में फ़ायदेमंद हो सकती है। जापान सरकार ने जून में घोषणा की थी कि वहाँ की कंपनी चीन छोड़कर जापान लौटती है तो उसे वित्तीय मदद मिलेगी। इसके बाद जापान लौटने वाली 30 कंपनियों को वित्तीय मदद के लिए चुना गया। जापान सरकार ने अब इस दायरे को बढ़ा दिया है। इस मद के लिए जापान सरकार ने 23.5 अरब येन यानी लगभग 16 अरब रुपए का बजट रखा है। तो जापान की जो मुद्रा है वो है येन। शिंजो एबे जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कोरोना वायरस से निपटने के लिए रूस द्वारा बनाई गई वैक्सीन स्पुतनिक वी एक अध्ययन में सुरक्षित पाई गई है। अध्ययन के अनुसार स्पुतनिक वी वैक्सीन में पर्याप्त एंटीबॉडी और प्रतिरोधी क्षमता है। यह जो वैक्सीन है इसके बारे में और जानकारी देखें तो यह अध्ययन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान करने वाली पत्रिका लेसेंट ने किया है। लेसेंट ने बताया कि अध्ययन में स्पुतनिक वी वैक्सीन को खरा पाया गया है। वैक्सीन से उत्पन्न एंटीबॉडी वैसी ही है जैसे कोरोना संक्रमण के इलाज के बाद स्वस्थ मरीजों में दिखती है। बंदरगाहों पर अब सिर्फ भारतीय टगबोट ही होगी। भारतीय बंदरगाहों पर अब सिर्फ भारतीय टगबोट ही तैनात की जाएगी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि अब बंदरगाह द्वारा टगबोट की खरीद के लिए संशोधित मेक इन इंडिया नियमों के तहत निविदा देनी होगी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री है देश के मनसुख मांडविया। इन्होंने कहा कि सरकार भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद के लिए उसने कई देशों से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि जहाज बनाने वाले पुराने केंद्रों यानी कि शिपयार्ड को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि टगबोट उस छोटी नाव को कहते हैं जिनका काम मालवाहक जहाज को गहरे समुद्र से खींचकर बंदरगाह तक लाना तथा वहां से वापस ले जाना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों के लिए लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है। इसमें संशोधन किया है।
इस संशोधन का उद्देश्य बैंकों के आंतरिक ऑडिट और जोखिम प्रबंधन तंत्र की कुशलता में सुधार करना है। आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग परिचालन के आकार, जटिलता, कारोबारी मॉडल और जोखिमों में बड़े परिवर्तनों को देखते हुए LFAR मानकों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन चालू वित्त वर्ष और उसके बाद की अवधि के लिए लागू रहेंगे। JEE एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित हुई। पहले यह 23 सितंबर को आयोजित होनी थी, उसके बाद में तारीख आगे बढ़ाई गई। आपको बता दें कि JEE एडवांस परीक्षा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होती है। इस परीक्षा में वही छात्र हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने JEE मेंस परीक्षा पास की हो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने मैन्सी प्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर यानी कि मुख्य लेंस तैयार किया है। इस मिरर के जरिए ब्रह्मांड में हो रही गतिविधियों का गहन अध्ययन किया जा सकेगा। रोमन टेलीस्कोप के मैनेजर स्कॉट स्मिथ ने बताया कि रोमन टेलीस्कोप का मुख्य लेंस का वजन 186 किलोग्राम है। यह हर्बल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना अधिक प्रभावी और स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। भारतीय स्टेट बैंक इस वर्ष करेगा 14,000 नियुक्तियाँ, तो यह अच्छी खबर युवाओं के लिए है। SBI की इस वर्ष 14,000 नियुक्तियाँ करने की योजना है। SBI की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि वह अपने कारोबार में विस्तार कर रहा है, जिसके लिए नए लोगों की आवश्यकता होगी। बैंक ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS बैंक की लागत में कटौती करने के लिए नहीं है। इस योजना के दायरे में 30,000 से अधिक कर्मचारी आ सकते हैं। इस योजना के मसौदे के तहत बैंक में 25 वर्ष की सेवा अथवा 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी स्थायी अधिकारी और स्टाफ या कर्मचारी इसका उपयोग कर सकते हैं। कस्टम विभाग सभी प्रकार के आयात के लिए 31 अक्टूबर से अखिल भारतीय स्तर पर फेसलेस असेसमेंट शुरू करेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करके यह जानकारी दी है। CBIC ने बताया कि कस्टम विभाग ने बंगलुरु और चेन्नई में 8 जून 2020 से कुछ आयातित वस्तुओं की फेसलेस असेसमेंट व्यवस्था शुरू की थी। बाद में दिल्ली और मुंबई में भी यह व्यवस्था शुरू की गई थी। अब इसका दायरा और भी बढ़ा दिया गया है और दायरा बढ़ाकर इसे सभी बंदरगाहों पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। EPFO ने किया 94 लाख से अधिक दावों का निपटारा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक 94,41,000 दावों का निपटारा किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टरों को लॉन्च किया। ये क्लस्टर है मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि देश में राष्ट्रीय बांस मिशन सफल रहा है। भारत अब बांस के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि देश में एक बड़ा रकबा ऐसा है जहां फसलों की खेती नहीं हो सकती, लेकिन बांस का उत्पादन किया जा सकता है। किसान मेड़ पर बांस उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान श्री तोमर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के लोगों का भी विमोचन किया। यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर हुआ आग से खाक। ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर बनाया गया एक शरणार्थी शिविर यानी कि मोरिया कैंप आग की भेंट चढ़ गया। बताया जाता है कि यह यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। इस शिविर में आग लगने से लगभग 12,500 शरणार्थियों के सामने रहने का संकट उत्पन्न हो गया है। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। इस शिविर में कई देशों से आए शरणार्थी रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर अफगानिस्तान के हैं। इस शिविर में क्षमता से लगभग 6 गुना अधिक शरणार्थी रह रहे थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मोरिया कैंप में 35 कोविड मरीज मिले थे, जिसके बाद यहां लॉकडाउन लगाया गया था। शरणार्थी लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं की गलती से कैंप में आग भी लगी थी। केंद्र सरकार देश में इम्प्लांट, मेडिकल उपकरणों और डिवाइस की गुणवत्ता और कीमतों पर नियंत्रण करने की दिशा में काम कर रही है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो इस तरह की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले 1800 उपकरणों और डिवाइसों को उनके महत्व और ज़रूरत के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटेगा। चारों श्रेणियों के लिए अलग अलग तरह से पंजीकरण और लाइसेंस लेने का तरीका और अवधि निर्धारित की गई है। श्रेणी A और B में कम महत्व वाले उपकरण होंगे, जबकि
श्रेणी सी और डी में अधिक महत्व वाले उपकरण होंगे। इन सूचियों पर हितधारकों को 1 माह में राय देने को कहा गया है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में परीक्षा में पहले की जाने वाली तैयारियों से लेकर कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सभी आवश्यक सामग्री का वर्णन है। दिशा निर्देशों के तहत परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही उन्हें हैंड सैनिटाइजर भी लगाना होगा। यूपीएससी ने प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लाना होगा। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो आईडी भी परीक्षा केंद्र लानी होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। उल्लेखनीय कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को देश भर में आयोजित की जाएगी। ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 के तहत अब 6 लाख की जगह 7 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल ने कर्मचारियों को बीमा लाभ की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद ईपीएफओ के अंशधारकों को बीमा लाभ राशि में 1 लाख रुपए का इजाफा होगा। अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा चीनी छात्रों का वीज़ा रद्द कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि रद्द किए गए वीज़ा की संख्या इस सप्ताह की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2020 में कुछ चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। यह कार्रवाई उसी आदेश के तहत की गई है। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में ज़रूरत है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की। इच्छुक जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं ईमेल के जरिए। ईमेल आईडी है mit@mitindore.co.in। तो इस एड्रेस पर आप अपनी CV भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिए हैं 9109111991। इन नंबरों पर भी आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपादकीय में यहाँ पर पंचायतों को जो राशि जारी की गई है उसके बारे में जानकारी दी है। देश की 70% आबादी गाँव में निवासरत है। गाँव की तस्वीर बदलने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का है। राज्य सरकार इन कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी। पंचायत प्रतिनिधि विकास कार्यों का पूरी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और ईमानदारी से संचालन करें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय से आयोजित वर्चुअल संवाद में पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग अनुदान की 996 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों को सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। इससे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्य कराए जाने हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से 3984 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे गाँव की तस्वीर बदलेगी। इस अवसर पर बताया गया कि कुल राशि का 85% ग्राम पंचायतों को दिया गया है, 100% जनपद पंचायत और 5% जिला पंचायतों को। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंच परमेश्वर योजना गाँव के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इससे ग्राम पंचायतों में पेयजल, जल संरक्षण, अधोसंरचना निर्माण और कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, प्रवासी श्रमिकों की भोजन व्यवस्था, आश्रय तथा अन्य प्रशासनिक कार्य संचालित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, पात्रता पर्ची तथा खाद्यान्न वितरण की तैयारियों और संबल योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही राशि से पंचायतें सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पेयजल कूप, नल जल संबंधी कार्य, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, साफ सफाई और स्वच्छता के कार्य तथा जल संरक्षण संबंधी कार्य करा सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला और जनपद पंचायतें NIC से तथा सभी ग्राम पंचायतों को वेब लिंक के माध्यम से जोड़ा गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को नरसिंहपुर की चावरपाठा जनपद पंचायत की सडुमर पंचायत की प्रधान सुश्री मोना कोराव ने बताया कि ग्राम में गौशाला का विकास किया गया है। पंचायत में 5 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं। स्मार्ट पंचायत के निर्माण की पहल हुई। स्वास्थ्य केंद्र की शक्ल बदल गई है। इस प्रकार से यदि सरपंच चाहे तो बहुत कुछ इन पैसों से कर सकते हैं। सुश्री मोना ने बताया कि ग्राम की प्राचीन हवेली और तालाब के संरक्षण की भी पहल इन्होंने की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पंचायत की सराहना की और बधाई दी।
बैतूल की ग्राम पंचायत मासोद के सरपंच श्री भास्कर मरगदे से भी मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने रोजगार दिलवाने के प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने मासोद में भारत माता मंदिर के निर्माण की सराहना की है। तो भारत माता मंदिर बनाया गया है मासोद में। सागर जिले के जैसीनगर जनपद पंचायत के गेहुरास बुजुर्ग पंचायत की प्रधान श्रीमती हेमलता सिंह ने बताया कि ग्राम के युवा बुदनी की फैक्ट्री में प्रशिक्षण के लिए गए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने इस ग्राम पंचायत की महिला सदस्यों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपको पर्याप्त राशि दी जाएगी, परिश्रम से कार्य करें। जिला पंचायत मुरैना की प्रधान श्रीमती गीता देवी ने जल संरक्षण प्रयासों का विवरण दिया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि मास्क निर्माण से ग्रामीण महिलाओं ने आय अर्जित की है। श्रीमती गीता देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में स्ट्रीट वेंडर्स के पंजीयन का कार्य बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जैव विविधता का प्रथम पुरस्कार मुरैना को मिलने पर बधाई भी दी। तो जैव विविधता का प्रथम पुरस्कार मिला है मुरैना जिले को। मध्य प्रदेश सरकार पंचायतों को कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। इससे प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। गाँव की व्यवस्था में दिनों दिन सुधार परिलक्षित हो रहा है। ब्रह्मांड को जानने में यहाँ पर द्वीप के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, पृथ्वी के काफ़ी बड़े भूभाग में द्वीप स्थित है। इनमें भी छोटे द्वीपों की संख्या हजारों में है। द्वीप को मोटे तौर पर 3 प्रकार में बांटा गया है: महादेशी, महासागरी और प्रवाली। महादेशी द्वीप उन्हें कहा जाता है जो कि महादेशी उपतटों से उदित होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश द्वीप समूह या न्यूफाउंडलैंड। इन द्वीपों की भूवैज्ञानिक संरचना उन महाद्वीपों के समान होती है जिनसे यह लगे हुए होते हैं। महासागरी द्वीप उन्हें कहा जाता है जो महासागर के अंतःस्थल से उभरते हैं। उनकी भूवैज्ञानिक संरचना का निकटतम तटों से कोई संबंध नहीं होता। ये ज़्यादातर अंतः समुद्री पर्वतों या अंतः समुद्री ज्वालामुखियों के शीर्ष होते हैं। उदाहरण के लिए ट्रिस्टन दा कुन्हा मध्य अटलांटिक पर्वत श्रेणी से, जबकि सेंट हेलेना और टेनेरिफ समुद्री ज्वालामुखियों से बने हैं। प्रवाली द्वीप को प्रवाल पाली कहा जाता है। इन्हें समुद्री जीवों की रचना भी कहा जाता है। ये समुद्री जीव समुद्र में उपनिवेश बनाकर उनमें जमा हो जाते हैं। जीव जब मृत हो जाते हैं तो चूना पत्थर जैसे तत्व के बने उनके कंकाल का एक बड़ा गुच्छा बना देते हैं। इनमें से कुछ पानी के ऊपर उभर जाते हैं। 15 सितंबर को मध्य प्रदेश और देश में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया गया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में यह मनाया जाता है। इसके बारे में यदि आप और जानकारी पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। यह दिन प्रतिष्ठित पेशे की गरिमा और महत्व को परिभाषित करता है। इंजीनियरिंग को विश्व के लगभग सभी देशों में एक गरिमापूर्ण पेशे के रूप में जाना जाता है। भारत में तो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने को गर्व के साथ उल्लेख किया जाता था। वस्तुतः एक इंजीनियर अपने पेशे के कर्तव्य को निभाते हुए सामाजिक सरोकारों के अपने कर्तव्य को भी पूरा करता है, अतः इसे एक अपेक्षाकृत उत्कृष्ट पेशा माना जाता है। आज भी देश में दूसरे पेशों की अपेक्षा इससे जुड़ने वाले युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख युवा इंजीनियर बन जाते हैं। यह आंकड़े इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल और कंप्यूटर साइंस को मिलाकर हैं। इंजीनियरिंग की अपेक्षाकृत नई शाखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें तो भारतीय युवाओं की दिलचस्पी विशेष है और भारत विश्व के उन गिने चुने अग्रणी देशों में से है जहां बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल है। हमारे देश में इंजीनियर्स डे को इस प्रतिष्ठित पेशे के महत्व को परिभाषित करने वाले दिन के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के समर्पण और उनके असाधारण योगदान ने उन्हें अतुल्य और अविस्मरणीय बना दिया। एक मेधावी इंजीनियर के साथ भी एक अध्येता, अन्वेषक और समय से आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे और उनकी इस अद्वितीय और अप्रतिम क्षमता के कारण वर्ष 1955 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभियंताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने और योगदान के आकलन का दिन यह होता है। इस दिन को मनाने का जो सिलसिला है भारत में 15 सितंबर 1967 से शुरू हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य खबरें और वैकेंसीज की जानकारी। दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला बुरहानपुर का जो सामाजिक न्याय विभाग है, इसमें भर्ती खुली है। पहले भी विज्ञापन जारी हुआ था 8 जुलाई को, लेकिन पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी इनको नहीं मिले, इसलिए फिर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक पोस्ट, एमफिल मांगा है, 20,000 रुपये वेतन है। कौन ये जॉब करेगा? 2 साल का अनुभव अलग चाहिए। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, वेतन मिलेगा 20,000। सीनियर प्रोस्थेटिस्ट या आर्थोटिस्ट 20,000 वेतन है, 5 साल का अनुभव मांगा है। प्रोस्थेटिस्ट आर्थोटिस्ट 16,000 वेतन है, इसमें ITI टेक्नीशियन मांगा है और कृत्रिम अंग सहायक उपकरण निर्माण में 3 साल का अनुभव भी चाहिए। सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट एक पोस्ट है। स्पीच एंड हियरिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए, 20,000 तनख्वाह है। ईयर मोल्ड टेक्नीशियन 16,000 तनख्वाह है, 1 वर्ष का अनुभव मांगा है। मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, इसके लिए मैट्रिक और डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित विषय में, 14,000 सैलरी है। मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन, इसके लिए 12,000 तनख्वाह है, 12वीं पास, साथ ही में डिप्लोमा होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सर्टिफिकेट और मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन वर्कर या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अर्ली चाइल्ड विशेष शिक्षा एवं 2 साल का अनुभव भी हो, 12,000 ये सब होंगे तो मिलेंगे। विशेष शिक्षक मेंटल रिटार्डेशन ऑटिज्म सेलेब्रम पॉलिसी, इसके लिए 16,000 वेतन है। बीएड मांगा है, स्पेशल एजुकेशन इन MR विथ 2 वर्ष का अनुभव। तो यहाँ पर अजीबोगरीब विज्ञप्ति है, न हिंदी का प्रयोग किया है न इंग्लिश का, दोनों ही मिक्स है। अटेंडेंट प्यून या मैसेंजर की एक पोस्ट है, 8वीं पास, इसके लिए मांगा गया है, 7,000 वेतन रहेगा। नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर रहेगी, 1 वर्ष के लिए रहेगी। ये सारे नियम शर्तें आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। 15 दिन, विज्ञापन प्रसारण होने से 15 दिन के अंदर आपको आवेदन करना है। आवास निर्माण कार्य शुरू करें, शीघ्र ही दूसरी किस्त मिलेगी। दतिया में 120 परिवारों को 1 करोड़ 20 लाख के चेक बांटे गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दतिया में 120 परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि दतिया निवासियों को प्रथम किस्त के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उन्हें शीघ्र ही दूसरी किस्त भी मिलेगी, परंतु इसके पहले प्रत्येक हितग्राही को प्रथम किस्त की राशि मकान निर्माण में व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यक्रम में लक्ष्मी कोरी, श्री कमल किशोर, नर्मदा रायकवार ये सभी उपस्थित थे। कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्रा से 53 आदिवासी महिलाओं ने चर्चा कर निवेदन किया कि उन्हें स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में लाएंगे महत्वपूर्ण परिवर्तन, यह बात कही मुख्यमंत्री ने। शिक्षण शुल्क के संबंध में होंगे कानूनी प्रावधान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत सराहनीय कार्य हुआ है। शिक्षक इसके लिए अभिनंदन के पात्र है, यह बात इन्होंने कही। नए विद्यालय जो खुलेंगे इनके बारे में भी विचार विमर्श कर ऐसा प्रयास किया जाएगा कि 10 से 12 गाँव के बीच एक विद्यालय हो, जहां आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध हो। लाइब्रेरी के साथ ही दक्ष शिक्षक संगीत, नृत्य, योग और भारतीय संस्कार की शिक्षा देंगे। विद्यार्थियों का 100% प्लेसमेंट हो, बेरोजगारी दूर हो, यह प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाने के प्रयास होंगे, शिक्षकों का शोषण न हो। इसके साथ ही निजी विद्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क के संबंध में सुधार के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए पूर्व वर्षों में काफ़ी कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं एक सरकारी विद्यालय में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त शिक्षा पूरे जीवन में उपयोगी होती है। मुख्यमंत्री ने अपने शिक्षक श्री रतन चंद जैन का स्मरण किया।
श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार है, जिन्हें दिलवाने में शासकीय विद्यालय काफ़ी सफल रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिर से शुरू हुई जल पर्यटन की एक्टिविटीज़। कोरोना के कारण इनमें ढिलाई पड़ गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण पर्यटक क्षमता आदि की गई है। ऑपरेटर भरेंगे विजिटर टूरिस्ट एंट्री की बुक। ऑपरेटर्स को यह निर्देश दिए गए हैं। लाइफ जैकेट, बोट उपकरणों आदि का हर बार सैनिटाइजेशन होगा। ऑपरेटर और स्टाफ को देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कि वे कोरोना से संक्रमण से बचे हुए हैं। बिना मास्क के प्रवेश इसमें लेकिन नहीं मिलेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट की जो बैठक हुई, इसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने खर्राघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना रूपांकित सिंचाई क्षमता 3500 हेक्टेयर के लिए 46,43,21,000 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों के बारे में बात करें तो मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत भोपाल बाईपास मार्ग पर कार, हल्के वाणिज्यिक वाहन, बस, ट्रक, मल्टी एक्सल ट्रक पर दूरी आधारित टोल दरें निश्चित की है। साथ ही मासिक पास की राशि 85 रुपये तय की गई है। सरकारी कर्तव्य पर भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन के सभी यान, संसद तथा विधानसभा के सदस्यों के यान, भारतीय सेना की ड्यूटी के सभी यान, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान, भूतपूर्व विधायकों एवं सांसदों के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, 2 पहिया बैलगाड़ियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार को मार्ग पर टोल से छूट रहेगी। मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को कुछ संशोधनों के साथ निरंतर रखने की मंजूरी दी है। योजना में पहले से 56 केंद्रों के अतिरिक्त 44 नए केंद्रों के साथ कुल 100 रसोई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत दिन का भोजन 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। योजना के परिचालन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की मांग के अनुसार गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 में भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत शुरू की गई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी। योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की जाएगी। ऑपरेशन गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया है। इन कार्यों का वित्तीय भार निकायों पर आएगा। ट्रंक अधोसंरचना को पूरा करने के लिए राज्य शासन की ओर से प्रति परियोजना 5 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा में 50% का वित्तीय अनुदान अलग से दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए नगरीय सेवाएं यथा जल प्रदाय शुल्क, संपत्ति कर, सीवरेज शुल्क इत्यादि को आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आरोपित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिए नगरीय निकायों त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2020-21 के लिए कुल 15 पदों को अस्थायी रूप से 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए सृजित करने की मंजूरी दी है। इसमें अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, प्रोग्रामर, अनुभाग अधिकारी के 2 और सहायक प्रोग्रामर कंप्यूटर के 4 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद शामिल हैं। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन और कार्य आवंटन नियम में संशोधन की कार्रवाई करने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2020 का मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी विधेयक 2020 के रूप में प्रतिस्थापन तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी विधेयक 2020 लाए जाने के संबंध में दोनों विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, यह था इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में शीघ्र ही आपके लिए अपलोड करूंगा। यदि आपको
वीडियो में दी गई जानकारी काम की उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।